Okay, so today we will start with little bit of revision. तो बेसिकली हम इस चैप्टर में वी आर स्टडिंग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर. अब थर्मल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू राइट फ्रॉम बेसिक्स. हमको तीन टाइप के मैटर पता है, सब्सटेंस के तीन फॉर्म पता है. कौन कौन से? यू हैव लिक्विड, यू हैव गैस एंड यू हैव सॉलिड्स. हमारा फोकस यहाँ पे सॉलिड्स पे होगा. बट टू स्टार्ट ऑफ विथ, जस्ट लेट्स हैव अ जनरल डिस्कशन अबाउट लिक्विड्स, गैसेस एंड सॉलिड्स. मुझे अगर लिक्विड का स्टडी करना है या फिर गैस का स्टडी करना है तो उसका पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए. व्हाट हैपेंस इन अ गैस? गैस में इंटर एटॉमिक या फिर इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस, इंटर मतलब दो एटम्स या दो मॉलिक्यूल के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है. देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट. एक मॉलिक्यूल कहाँ है तो दूसरा कहीं और है. दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, मतलब दो मॉलिक्यूल्स में फोर्स कम है. एंड दैट इज व्हाई गैस डज नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. राइट. गैस का स्टडी करना है तो आपने केमिस्ट्री में अभी देखा भी होगा, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट गैस का स्टडी करने के लिए हम वेरिएबल्स जो यूज करते हैं उसको थर्मोडायनामिक वेरिएबल बोलते हैं. आपको बाद में ये कॉन्सेप्ट आएगा. बट प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर द थ्री पैरामीटर्स विच यू कैन यूज टू स्टडी अ गैस. मतलब मैं प्रेशर चेंज करूंगा, मैं देखूंगा व्हाट इज चेंज इन द वॉल्यूम कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, उसको आप बोलते हो बॉयल्स लॉ. P is inversely proportional to volume at constant temperature. फिर what you can do is, पहले हमने temperature constant रखा था, then I can keep volume constant and then I can see what is the relation of P and T. P is directly proportional to T at constant P, that is Gay-Lussac's law. फिर आप pressure constant रखते हो and you just see what is the relation between V and T, that is Charles law. Similarly, liquids का स्टडी करने के लिए वो नेक्स्ट ईयर में आएगा आपको या आगे आएगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज विस्कोसिटी. तो हर एक स्टेट ऑफ मैटर को उसके प्रॉपर्टी स्टडी करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स यूज करने पड़ते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट सॉलिड्स, तो इन केस ऑफ सॉलिड्स वी कैन स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज. डिफरेंट प्रॉपर्टी मतलब वी कैन स्टडी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स. जैसे व्हाट डू आई मीन बाय इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी? मैं सॉलिड्स में से करंट पास करूंगा. अगर करंट कंडक्ट हो गया तो हम उसको बोलेंगे गुड कंडक्टर, एंड अगर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे बैड कंडक्टर. तो इट इज गिवन बाय समथिंग कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी. वी विल स्टडी दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज करंट इलेक्ट्रिसिटी. या फिर सॉलिड का स्टडी करने के लिए हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था, मतलब मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूंगा एंड देन वी विल सी व्हाट आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस. हमने फोर्स अप्लाई कर दिया, फोर्स निकाल दिया, वापस से बॉडी का शेप, साइज, वॉल्यूम रिगेन हो रहा है नहीं, दैट इज कॉल्ड एज बेसिकली इलास्टिसिटी. सो इलास्टिसिटी. तीसरा, वी कैन चेंज टेम्परेचर. we can heat and we can see what is happening to that solid. हमने सॉलिड को हीट कर दिया तो उसके क्या प्रॉपर्टीज चेंज हुए. तो यहाँ पे वी आर जस्ट वरीड अबाउट थर्मल प्रॉपर्टी, व्हाट हैपेंस ऑन हीटिंग. वी आर नॉट वरीड एट ऑल अबाउट अदर प्रॉपर्टीज. हो सकता है और होता है कि जैसे आप मटेरियल को हीट करते हो तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, दैट गोज इनटू इलेक्ट्रिकल. वो हम जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे. फॉर द टाइम बीइंग वी आर जस्ट कंसर्न्ड अबाउट थर्मल प्रॉपर्टीज. थर्मल प्रॉपर्टी अगर आपको स्टडी करना है तो यू टॉक अबाउट एक्सपांशन, थर्मल एक्सपांशन. थर्मल एक्सपांशन क्यों? क्योंकि इफ यू कंपेयर विथ लास्ट चैप्टर, लास्ट चैप्टर कौन सा था? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. उसमें हम लोगों ने एक्सपांशन की बात की थी. एक वायर लिया था, उसका एक एंड को हमने रूफ पे लगा दिया, दूसरे एंड पे हमने लोड लगाया है एंड इट एक्सपांड्स. वो भी एक्सपांशन था लेकिन वो मैकेनिकल एक्सपांशन था. क्यों? बिकॉज हमने फोर्स लगाया इसलिए एक्सपांड हुआ वो. और यहाँ पे थर्मल एक्सपांशन है. थर्मल मतलब ड्यू टू टेम्परेचर. नाउ लेट अस टेक अ मेटालिक रॉड, और यहाँ पे वी आर स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट मेटल्स. ये एक मेटालिक रॉड है एंड
Since you already know, metals मतलब solids have definite shape and size, और मैंने आपको बताया था metals are made up of atoms or molecules which are properly arranged. किसी भी दो adjacent atoms में या molecules में distance हमेशा same रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि दो में distance 1 micrometer है और दूसरे में 10 micrometer है. It is always going to be same, right? अब you should know little bit about atomic physics. Atomic physics मतलब you should know about atom. So you already know एक atom में there's a nucleus inside. Good. Then there are electron shells, levels, orbits, जो भी बोलो इसको. And you know पहले orbit में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 2, 8, 18 and so on so forth. जो orbits completely filled होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं है, तो मैं इसलिए इसको क्रॉस मार दूंगा यहाँ. क्यों? क्योंकि we don't get anything from here. अब whatever interesting happens is it is happening in the last shell, और last shell को आप बोलते हो valence shell. You already know metals में last orbit में 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक या दो या तीन, that's it. तो कंडक्टिंग मटेरियल में हमेशा लास्ट शेल में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन्स होंगे. क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस. मतलब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और ये जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स है दे आर सो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस दैट दे आर लूजली बाउंड. इसका मतलब रूम टेम्परेचर पे भी ये फ्री हो जाते हैं, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे हीट है और हीट एनर्जी मटेरियल को मिल रहा है, तो दे बिकम फ्री. गुड. इसका मतलब अगर मैंने यहां से एक इलेक्ट्रॉन भी हटा दिया, मतलब ये जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है इसको मैं बोलूंगा पॉजिटिव आयन. व्हाई? बिकॉज ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. मैंने एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, मतलब नाउ पॉजिटिव चार्ज इज डोमिनेटिंग, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव आयन. ओके, तो ये जो छोटे छोटे रेड डॉट दिखा रहा हूं मैं यहाँ पे, these are positive ions. Now what happens is इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया, अभी इलेक्ट्रॉन किसी का नहीं है, it can move around. इसलिए conductivity that goes into electrical properties. We are not talking about electrical properties here. हम देख रहे थे थर्मल प्रॉपर्टीज. तो अब एनर्जी तो ओवरऑल आयन को भी मिला क्योंकि इट इज ऑल्सो एट रूम टेम्परेचर, पर वो बल्की है, हेवी है, सो दे आर नॉट दैट फ्लेक्सिबल टू मूव. तो क्या होगा? दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर इक्विलिब्रियम, मतलब मेन पोजीशन. तो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग. जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मिलेगा तो वाइब्रेशंस बढ़ेंगे, वाइब्रेशंस बढ़ेंगे तो कहाँ जाएगा? इट विल एक्सपैंड. द मटेरियल विल एक्सपैंड. मटेरियल मतलब यहाँ पे मैं मेटल्स की बात कर रहा हूँ, स्ट्रिक्टली मेटल्स की बात कर रहा हूँ मैं. तो इसको बोलते हो थर्मल एक्सपेंशन. When you heat, that material expands due to thermal energy and that is called as thermal expansion. अब thermal expansion हमने देखा था 3 टाइप. So I'll get rid of this, हमारे ये किसी काम का नहीं है अभी. तो thermal expansion जब हम बात करेंगे तो we talk about 3 types of expansion. एक है linear expansion. नाम में ही है linear, मतलब उसका लेंथ बढ़ेगा. So if I heat this rod, let us say, if original length was L, now after heating इसका length बढ़ गया by an amount, let us say delta L. Okay? अब ऐसा ये experimental observation है, fractional change in length delta L by L. अगर ज्यादा higher language नहीं समझ में आती है तो don't follow textbook, सिर्फ बोल दो change in length is seen to be directly proportional to original length and increase in temperature. अभी न्यू टेक्स्ट बुक में क्या है, सिर्फ वो इसको यहाँ पे लिख देते हैं और बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज. हाई फाई लैंग्वेज, वी डोंट नीड दैट. ओके, हम बोलेंगे
हमको जो भाषा समझ में आती है उसमें लिखेंगे, बोलेंगे चेंज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, इसलिए वर्ड्स थोड़ा सा सिर्फ आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। डेल्टा टी, डेल्टा मतलब चेंज, लेकिन यहाँ पे हम डिक्रीज तो नहीं कर रहे थे, हम इंक्रीज कर रहे थे, तो इसलिए हम बोलेंगे इंक्रीज इन टेम्परेचर। सिंपल। नाउ इफ आई रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो आई विल पुट इक्वल टू, और हमको एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज करना पड़ेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं अल्फा, तो इट इज अल्फा एल डेल्टा टी। अल्फा को आप बोलते हो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे लेंथ बढ़ रहा है। सो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी, राइट। डेल्टा एल मतलब इंक्रीज इन लेंथ है, इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या होता है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ, अपॉन इनिशियल लेंथ फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। ये जो L है, दिस L इज एट सम टेम्परेचर T, इसलिए लिखा LT, करेक्ट। इंक्रीज इन लेंथ, दिस इज लेंथ एट सम टेम्परेचर T, दिस इज लेंथ एट सम इनिशियल टेम्परेचर, और इनिशियल टेम्परेचर को हम मान लेते हैं 0 डिग्री, राइट। ओके, तो वी हैव डिफाइंड, फॉर डिफाइनिंग अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन डिफाइन करने के लिए हम लोगों ने बोला मान लो कि इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री लेंगे, ओके, और इनिशियल लेंथ हम लोग 1 यूनिट लेंगे। यूनिट मतलब अगर आप एसआई सिस्टम में हो तो 1 मीटर, सीजीएस में हो तो 1 सेंटीमीटर, ओके। नॉर्मली हम एसआई सिस्टम ही यूज करते हैं। देन एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन है, तो दिस बिकम्स 1, दिस बिकम्स 1, है ना। तो दिस टू थिंग्स बिकम्स 1 1, इसका मतलब हमको मिलेगा अल्फा की वैल्यू, सो L0 की वैल्यू 1 ले ली, इंक्रीज इन टेम्परेचर 1 डिग्री ले लिया, मतलब मुझे अल्फा मिल गया इन सिंपल लैंग्वेज LT माइनस L0। तो डिफाइन कैसे करेंगे अब, इट इज अ सिंपल थिंग टू डिफाइन। अगर आपको समझा है और अगर आपको लैंग्वेज अच्छे से आता है तो इट इज इजी। लैंग्वेज आई डोंट मीन इंग्लिश, जो भी होगा सिर्फ आपको लिखना है इसमें। क्या लिखेंगे फिर, अल्फा इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट, क्योंकि नीचे गया, पर यूनिट इनिशियल लेंथ या फिर ओरिजिनल लेंथ एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, हो गया, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है कि जरूरी नहीं है आप 0 डिग्री पे लो, हम कर सकते थे, हम बोल सकते थे कि इनिशियल टेम्परेचर मैं लूंगा 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, फिर मैं फाइनल टेम्परेचर बढ़ा दूंगा, जो चाहिए मैं वो ले सकता हूँ, आई कैन टेक इट टू बी 100 डिग्री सेल्सियस। और तो इन जनरल वी कैन मेक दिस फॉर्मूला एज LT2 minus LT1 upon LT1 T2 minus T1. तो when talking about linear expansion, it is seen that अल्फा की वैल्यू आप 0 डिग्री पे डिफाइन करो या हायर टेम्परेचर पे डिफाइन करो, ज्यादा फर्क नहीं होता, इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, राइट। इसलिए हम जनरल फॉर्मूला में लिख देते हैं L2 minus L1 upon L1 T2 minus T1. This is all about linear expansion. Then, okay, supposed to, so ये था 1 डायमेंशनल एक्सपेंशन, ओके। तो व्हाट हैपेंस इफ आई हैव अ स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट। स्क्वायर प्लेट इजी क्यों है, क्योंकि फिर दोनों साइड्स जो है सेम हो जाते हैं, तो आगे आप देखोगे आज वही लेना है हमको। इन दैट केस इट विल बिकम इजी फॉर अस टू मेक फॉर्मूलाज। तो इफ आई हैव अ स्क्वायर प्लेट, अब लॉजिकल है, अगर मैं स्क्वायर प्लेट को हीट करूंगा तो लेंथ मतलब एक साइड बढ़ेगा, दूसरा साइड भी बढ़ेगा। So by logic you can say it is expansion of area, तो एरियल या फिर सरफेस का एक्सपांशन जिसको बोलते हैं सुपरफिशियल एक्सपांशन, सुपरफिशियल एक्सपांशन, सो एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन।
तो सेम थिंग, सिर्फ यहाँ पे जो बीटा डिफाइन करोगे आप वो बोलोगे डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा टी। सेम डेल्टा एल बाई एल डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा ए बाई ए डेल्टा टी। बाकी सारा स्टोरी सेम है, 0 डिग्री पे करो फिर हायर टेम्परेचर पे करो एंड इट इज सीन दैट बीटा की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती है, तो हम बोलेंगे इन जनरल हम बोल देंगे इट इज A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू T2 माइनस T1। और क्योंकि अल्फा में डेल्टा एल बाई एल था, मतलब ये स्ट्रेन था जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा है, स्ट्रेन डायमेंशनलेस होता है, और नीचे सिर्फ टेम्परेचर था, मतलब अल्फा का कोएफिशिएंट पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर डिग्री केल्विन, तो इसका भी वही आएगा पर डिग्री सेंटीग्रेड या फिर पर डिग्री केल्विन। गुड। अब तीसरा केस है वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब हमारे पास एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स ले रहे हैं हम फॉर सिंप्लिसिटी। सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी आर टेकिंग क्यूब हैज 6 फेसेस, ईच फेस इज अ स्क्वायर। तो जब भी हम लोग इसको हीट करेंगे तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंशन होगा, या फिर और सिंपल रखना है तो यू कैन टेक अ मेटालिक बॉल, है ना। इसको हमने हीट कर दिया तो हर एक डायरेक्शन में इक्वल एक्सपेंशन, सो चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी। तो सिमिलरली आप डिफाइन करोगे, आप वही बोलोगे चेंज इन वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर। So you say delta V is equal to some constant gamma V delta T, and this gamma is called as coefficient of volume expansion क्योंकि यहाँ पे volume change हो रहा है। So you will have gamma as delta V by V delta T। वापस वही, यहाँ पे थोड़ा सा difference ये है that here strictly you have to define gamma at 0 degree Celsius। तो आप बोलोगे VT minus V0 अपॉन V0 T minus T0। डिफाइन करने के लिए कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट ऐसा क्यों? क्योंकि बिकॉज सम मटेरियल्स दे शो चेंज इन गामा वैल्यू विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कुछ ऐसे मटेरियल है अगर हम उसका गामा वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज टेम्परेचर, दिस इज गामा वैल्यू। तो ऐसा we observe something like this कि it increases with increase in temperature, gamma value change हो रहा है with temperature, और at around 500 Kelvin it becomes constant। तो इसलिए गामा को हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते, किसी भी टेम्परेचर पे सेम होगा ऐसा नहीं बोल सकते हैं। तो इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हर एक मटेरियल के सेम होगा क्या? नहीं, थोड़ा बहुत वेरिएशन स्टील के लिए अलग, एल्यूमिनियम के लिए अलग हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, बट मोर और लेस मोस्ट ऑफ द मेटल्स शो दिस प्रॉपर्टी। गुड। तो यहां तक हमारा अभी हुआ था, लास्ट लेक्चर यहां तक हमने पूरा कंप्लीट किया। नाउ फॉर टुडे आवर टास्क इज टू डिराइव रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, अल्फा बीटा और गामा में रिलेशन बनाना है हमको। सो नेक्स्ट टॉपिक इज relation between coefficients of expansion, coefficients of expansion। उसमें हम लोग सबसे पहले we will make a relation between alpha and beta। so relation between linear and areal coefficient of expansion। तो ये बहुत सिंपल है, हम ऐसा अज्यूम करेंगे हमारे पास एक स्क्वायर प्लेट है। सो लेट्स से वी हैव अ स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट है मतलब इसका इनिशियल लेंथ L0 at 0 degree, okay, it is initial length।
हमको ऑलरेडी पता है अगर मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो एट हायर टेम्परेचर LT इज इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T ऐसा आता है। ऐसा कैसे आता है? तो आपने ही बताया था, you only told me that this is equal to alpha delta T and delta L was LT minus L0 upon L0 equal to alpha delta T. तो LT minus L0 is equal to L0 alpha delta T. So LT is equal to, ये शिफ्ट किया तो ये L0 plus L0 alpha delta T, मतलब LT is equal to L0 1 plus alpha delta T. Okay, good. So we already know this. At higher temperature, length of rod is given by this equation. Higher temperature at some T degree Celsius. Good. Then अब हमारे पास ये स्क्वायर प्लेट है। स्क्वायर प्लेट है, इसका मतलब जब मैं इसको हीट करूंगा तो x डायमेंशन एंड y डायमेंशन दोनों एक साथ इक्वल अमाउंट में चेंज होगा। इसका मतलब मैं इनिशियल एरिया की बात कर सकता हूं। इनिशियल एरिया is nothing but L0 square, correct? Final area will be in final length का square. So let's make some space here. इसका मतलब final area is nothing but L0 1 plus alpha delta T का, okay, not ready to set its lowest resolution, okay, इसका square. Good, but let me call this equation number 1. पर हमने एरियल एक्सपेंशन के टाइम पे डेल्टा ए बाई ए इज इक्वल टू बीटा डेल्टा टी ये देखा था। मतलब आई कैन डू द सेम थिंग, ए टी माइनस ए जीरो अपॉन ए जीरो इक्वल टू बीटा डेल्टा टी। मतलब वो सॉल्व करके मुझे फाइनली मिलेगा ए टी इज इक्वल टू ए जीरो 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। ओके, तो so what this we have already derived in previous topic. अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होना चाहिए। तो यू कैन से फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that L0 1 plus alpha delta T square is equal to A0, but A0 था L0 square, you have written here A0 is L0 square, okay, 1 plus beta delta T। अब L0 का स्क्वायर राइट, गुड। इसका मतलब ये और ये गए। 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 1 इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। नॉर्मली ये अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, and if I tell you for one material this value of alpha, for example for glass, okay, ये आ रहा है around 10 power minus 5, अल्फा की वैल्यू 0.85 into 10 power minus 5, I don't care for 0.85 for the time being। तो अल्फा की वैल्यू is very small, even for glass it is 10 power minus 5, उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 power minus 10, which is very small compared to this term, है ना। तो स्मॉल वैल्यूज को हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन कम रहने वाला है। तो आई कैन जस्ट निग्लेक्ट दिस, और ये 1 और ये 1 कैंसिल होगा, फिर आपके पास बचेगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू बीटा डेल्टा टी, डेल्टा टी भी कैंसिल, तो अल्फा इक्वल टू बीटा बाय 2। So this is how you derive relation between alpha and beta.
So we will do one quick revision and then we will start making notes. So I cannot delete this particular for the time being. Yes, so easy है. आप बोलोगे consider we have a square plate of side L0, then we heat it and take it to some temperature T. So at higher temperature the new length will be initial length into 1 plus alpha delta T. Initial area is initial side square. Final area will be final side square, that is L0 square 1 plus alpha delta T ka square. Okay, but from volume areal expansion, what we have seen is AT is equal to, AT was equal to initial area 1 plus beta delta T, and A0 was L0 square 1 plus beta delta T. तो ये जो दो इक्वेशन है इनके लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड सेम होंगे, तो यू विल बी राइटिंग फ्रॉम 1 and 2 L0 square 1 plus alpha delta T is equal to L0 square 1 plus beta delta T. कैंसल कैंसल, इसका स्क्वायर लिखना था 1 plus 2 alpha delta T plus alpha square delta T square. This being very small we will neglect 1 plus beta delta T. दोनों साइड पे 1 जो है वो पॉजिटिव पॉजिटिव है तो कैंसिल. तो 2 alpha delta T is equal to beta delta T. तो delta T भी कैंसिल, तो alpha is equal to beta by 2. So this is the first relation that you have derived between linear and superficial coefficient of expansion. Okay, so अब यही आपको लिखना है, that's it. So how to start? Simple है. तो कभी भी अगर आपको फिजिक्स में रिलैक्स रहना है, थिंक नेचुरली, और जो समझ में आ रहा है वो लिखो. अब हमको लीनियर और सुपरफिशियल इन दोनों में रिलेशन चाहिए, मतलब मुझे कम से कम स्क्वायर प्लेट तो लेना ही पड़ेगा. हाँ, so I cannot say consider a rod. I have to say consider a square plate. So consider a square plate of initial side L0 at 0 degree Celsius. Right. Then if I increase the temperature and bring it to some temperature T, उसका लेंथ बढ़ेगा. So let LT be its length at higher temperature. Higher क्यों? क्योंकि ये T जो है 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए. Higher temperature T डिग्री सेल्सियस. इसके बाद we know that, पता हो नहीं पता हो लिखना पड़ेगा. We know that LT is equal to L0 1 plus alpha delta T. इक्वेशन नंबर 1. और यहीं पे आप बोल देना where क्या क्या हमने नहीं बताया, अल्फा क्या था हमने नहीं बताया. where alpha is coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion, or delta T is increase in temperature, increase in temperature. Then also initial area of the square plate, initial area of the square plate be A0 and which is equal to L0 square. तो ये हमको पता है क्योंकि इनिशियल एरिया जो होगा इनिशियल लेंथ का स्क्वायर होगा. देन at
temperature T, at temperature T degree Celsius, the area of the plate is given by so final area. Okay, good. All right, so final area is nothing but, as I told you earlier, it is AT, which is equal to LT square, and AT is equal to LT. LT आपको पता है, it is L0 1 plus alpha delta T का square, equation number 2. Also, we know that AT is equal to A0 1 plus beta delta T. इक्वेशन नंबर 3, ये हमने ऑलरेडी लास्ट टॉपिक में देख के रखा है, where A0 is initial area, which is initial length square, and beta is coefficient of volume expansion. वॉल्यूम एक्सपांशन है ना ये, coefficient of aerial और superficial expansion. तो कब वॉल्यूम और कब एरियल एक्सपांशन, ये अच्छे से पता होना चाहिए. सो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ एरियल और सुपरफिशियल एक्सपांशन, राइट. सो देयरफॉर फ्रॉम 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3 हमको क्या बताता है, लेफ्ट हैंड साइड्स आर सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम होंगे दोनों के, 2 and 3 के. दिस इज इक्वल टू A0, but A0 is actually L0 square, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. So AT is equal to L0 square equal to 1 plus beta delta T, और मैं इस इक्वेशन को ही 3 बोल देता हूँ दोनों को मिला के. So this is L0 square 1 plus beta delta T. ये और ये कैंसिल, फिर आप एक्सपैंड करोगे, 2 alpha delta T plus alpha square delta T square is equal to 1 plus beta delta T. तो इंपॉर्टेंटली जब आप थर्ड टर्म को निग्लेक्ट करोगे तो ये मेंशन करना पड़ता है, क्यों निग्लेक्ट किया हमने. हम बोलेंगे सिंस अल्फा इज वेरी स्मॉल, कितना स्मॉल वो भी मेंशन कर देना, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 power minus 5, and hence alpha square can be neglected in comparison with alpha, क्योंकि निग्लेक्ट करने के लिए कंपैरिजन होना जरूरी है. यू कैन नॉट से अगर इसमें अल्फा होता ही नहीं, सिर्फ अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर होता तो तुम निग्लेक्ट कर दोगे, कुछ बचेगा ही नहीं. सो दैट्स व्हाई you have to say that we are neglecting since alpha is 10 power minus 5, alpha square is 10 power minus 10, तो 5 ऑर्डर का डिफरेंस है, मतलब 0.00001 का डिफरेंस है यहाँ पे, इसलिए you can neglect. Good. Then if you neglect this, तो हमारे पास बचेगा 1 plus, therefore 1 plus 2 alpha delta t, this will be equal to 1 plus beta delta t. 1 cancel कर दोगे and then you will be having 2 alpha delta t is equal to beta delta t, and then you can just scratch out this, तो आपको मिल गया alpha is equal to beta by 2. So you have obtained relationship between alpha and beta. So easy था. Similarly what you can do is, अब दो ऑप्शन है, एक तो बीटा और गामा में डिराइव करो. क्यों?
व्हाट इज इफ आई से a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c, मतलब a इक्वल टू, वही है फिर। अभी अल्फा बीटा का मिल गया ना, तो बीटा एंड गामा में अगर मिल गया तो ऑलरेडी मैं बीटा को 2 अल्फा लिख सकता हूँ, या फिर आप अल्फा और गामा में रिलेशन बनाओ, तो दोनों में से एक चीज यू कैन डू। तो आई वुड प्रिफर टू हैव अ रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड गामा। व्हाई? बिकॉज आपके बुक ने वैसा बोला है तो करना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड गामा। तो जैसे हमने लास्ट केस में एक स्क्वायर प्लेट लिया था, यहाँ पे अब हमको एक क्यूब लेना पड़ेगा, और क्यूब का इनिशियल साइड लेंथ जो है इट हैज टू बी L0। तो सेम ही मेथड है, देयर इज नथिंग डिफरेंट हियर। सिर्फ हम लोग 2 डायमेंशन से 3 डायमेंशन में जा रहे हैं, दैट्स इट। तो what we are doing is a simple thing। हमारे पास एक क्यूब है जिसका साइड लेंथ, इनिशियल साइड लेंथ L0 है। फिर वही आप लिखोगे वापस से, हीट किया तो LT इक्वल टू L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T होगा। सेम आप बोलोगे इनिशियल वॉल्यूम इज L0 क्यूब, फिर आप बोलोगे कि फाइनल वॉल्यूम इज फाइनल लेंथ का क्यूब, क्योंकि क्यूब लिया है इसीलिए क्यूब लिया है, टू मेक अ रिलेशन बिटवीन दीज टू। फिर you will be cube, I mean taking cube on both sides, correct। Then आप बोलोगे but we know that Vt is nothing but V0 1 plus gamma delta T, then V0 is L0 cube 1 plus gamma delta T, and again from this particular equation, let us say 1 for the time being, और equation number 2, इसको आप equate करोगे क्योंकि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड VT है, वॉल्यूम एट हायर टेम्परेचर T। ओके, तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा T का क्यूब इक्वल टू L0 क्यूब 1 प्लस गामा डेल्टा T। कैंसल कैंसल, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब इज a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर into this plus 2ab square alpha square delta t square plus cube of the last b term मतलब 1 plus gamma delta t। Now you have to be little careful here, क्योंकि फिर अगर यहाँ पे थोड़ी भी गड़बड़ हुई फिर अभी किसको निग्लेक्ट करेंगे? दैट इज द थिंग, व्हाट यू आर गोइंग टू निग्लेक्ट हियर। अगर मैं बोलता हूँ कि अल्फा क्यूब को निग्लेक्ट कर दो, तो ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म सरवाइव करेगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 2 टर्म्स को निग्लेक्ट करो, इन दोनों को निग्लेक्ट करो, तो फिर आपके पास वापस से अल्फा इक्वल टू गामा बाई 2 बचेगा। हाँ, तो फर्स्ट थिंग इज दैट यू नीड टू पे अटेंशन एट दिस कोएफिशिएंट्स। ये यहाँ पे 3 आता है। अब आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, ये भी निग्लेक्ट होगा, ये भी निग्लेक्ट होगा, दोनों निग्लेक्ट हो गए, फिर 1 1 कैंसिल हो गया, फिर बाद में बचेगा आपके पास 3 अल्फा डेल्टा टी इक्वल टू गामा डेल्टा टी। ये भी गया, ये भी गया, मतलब अल्फा इक्वल टू गामा बाय 3। Why I wrote 2 here? Because I want to know from your side, मुझे आपसे पता करना है a plus b raised to n का जनरल फॉर्मूला, which you call as binomial expansion। What is a plus b raised to n? Because I don't want you put table 1 1 2 1 1 3 2 ऐसा करते हो, ऐड करते जाते हो, 3 3 1 फिर 1 4 6 4 1, फिर आप बोलते हो ये a प्लस बी रेज टू 0 है, 0 है ना, a प्लस बी रेज टू 1 है,
फिर ये a प्लस बी रेज टू 2 के कोएफिशिएंट्स है, फिर आप बोलते हो ये a प्लस बी रेज टू 3 के कोएफिशिएंट है, 4 के है, 5 के। मैंने बोला मुझे a प्लस बी रेज टू 10 में इंटरेस्ट है। टेल मी व्हाट इज a प्लस बी रेज टू 10? so you should know which is a plus b raised to n, that is binomial expansion theorem. But anyways, you should know this is a raised to n, b raised to 0, n c 0 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता है वो, n c 1, a raised to n minus 1, b raised to 1 plus n c 2, a raised to n minus 2, b raised to 2. तो जस्ट नोटिस दिस, ये nc2 nc1 कैसे निकालते हैं उसका फॉर्मूला है, वो सीखोगे आप मैथ्स में। आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम a रेज टू n, मतलब मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा तो a रेज टू 3 आएगा। तो a का पावर 1 से कम हो रहा है और b का पावर 1 से बढ़ रहा है, राइट? दिस इज व्हाट यू शुड नो, क्योंकि फिर अगर मुझे 3 चाहिए तो पहले टर्म में 3, b रेज टू 0 1 हो जाता है, फिर यहाँ पे आता है 2, यहाँ पे आता है 1 a स्क्वायर b, फिर यहाँ पे आता है a1 b स्क्वायर। और सिर्फ ये जो फैक्टर्स है nc1 nc2 दिस आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस, तो ये आप सीखोगे बाद में। इसका एक जनरल फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल्स के टर्म में। सो आई डोंट नो इफ यू हैव लर्नड और नॉट, सो आई जस्ट कीप इट पेंडिंग फॉर द टाइम बीइंग, बाद में देखेंगे हम एज एन अनरिक्वायर्ड। गुड, तो आई विल स्लो डाउन अगेन और वापस रिपीट कर लेते हैं। क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्यूब लेंगे, क्यूब का साइड एट 0 डिग्री क्या होगा, L0 होगा। गुड, तो इनिशियल साइड था L0, फाइनल साइड का लेंथ होगा L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इनिशियल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा L0 क्यूब, फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा LT क्यूब, बट LT हमारे पास था L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का क्यूब। बट हमको पता है कि बाय वॉल्यूम एक्सपेंशन we know that this is initial volume 1 plus gamma delta t and V0 is L0 cube 1 plus gamma delta t. Equation number 1, equation number 2, इनको equate करना पड़ेगा। L0 cube 1 plus alpha delta t cube, that is equal to L0 cube 1 plus gamma delta t. ये और ये हमने कैंसिल किया था, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब मतलब 1 a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a रेज टू 1 b स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो अल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा टी। Neglecting higher order terms of alpha in comparison with alpha, तो वो कैंसल हो गया। फिर दोनों साइड पे 1 पॉजिटिव है तो कैंसल हो गया, तो 3 अल्फा डेल्टा टी इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी, कैंसल एंड कैंसल, तो अल्फा इज गामा बाय 3। नाउ since you already have derived this relation between alpha and beta, अब आप बोल सकते हो अल्फा इज बीटा बाई 2 विच इज गामा बाई 3। तो आपको यहाँ से बीटा और गामा का रिलेशन भी मिल गया है ना, तो बीटा इज 2/3 गामा, करेक्ट? तो दिस इज हाउ यू कैन डिराइव, तो ये सिंपल था। सो दैट्स इट, विल स्टॉप हियर एंड ये हम लिखने का काम नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे।